इस चैनल पे आप लोग को जैसा कि पता है कि आपकी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी एक अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी ताकि आप लोग का हर सब्जेक्ट अच्छा हो जाए, आप लोग को हर सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाए। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल वाले दिन आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण का जो बेसिक था वो कवर करा गया था। यदि आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वो वीडियो देखें जाके, जिसके बाद में आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए बिना किसी देर के हम चलते हैं हम चलते हैं आज अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हमारे क्लास 10 का विज्ञान का ये चैप्टर नंबर 1 है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा कि रासायनिक परिवर्तन के जीवन में उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? असल में हमारे चारों तरफ रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसे हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है गर्मियों के मौसम में दूध को खुला छोड़ देना। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम लोग क्या करें, दूध को और खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो दूध फट जाता है। हम लोग उसे बर्बाद नहीं जाने देते हैं, उससे दही मक्खन पनीर बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे जो दूध है हमारा, जिसे हम घर में यूज करते हैं, वो अधिक गर्मी पड़ने के कारण अगर हम खुला छोड़ दें तो वो फट जाता है। दूसरा हमारा परिवर्तन है कि लोहे के तवे या तसले में को आर्द्र वायुमंडल पे अगर हम छोड़ दें, यानी ऐसा वायुमंडल जब हमारे चारों तरफ नमी होती है उसमें खुला छोड़ दें, तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम लोग जंग बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी एक तरीके का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये भी हमारे चारों तरफ देखने को मिल जाता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी बर्तन को जो लोहे से बना हुआ होता है उसे आप खुले वायुमंडल में कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, आप देखेंगे कि इसके ऊपर जंग की एक परत जम जाती है, लाल भूरे रंग की होती है, जिसे हम लोग जंग बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन होता है। अगली चीज है भोजन का पकना। हम लोग घर में जब खाना देखते हैं पकते हुए तो आप देखते हैं कई इसमें तो कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कई चीजें मिलाई जाती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, फिर एक चीज बनती है जिसे हम लोग खाते हैं। इसमें भी कई तरीके के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला आपका है कि मनुष्य के शरीर में या हम जब खाना खाते हैं तो उसका पाचन होना। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, तो हमारी आहार नल में खाना जाता है, हमारे भोजन नली से होते हुए आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। इसमें आप लोग सोचेंगे कितने रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कितनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये सब हमारे चारों तरफ होते हैं, जिसे हम लोग अगर देखें तो बहुत सी अभिक्रियाओं के उदाहरण, बहुत से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अब रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। असल में रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों एक दूसरे की मिलती हुई हैं। तो हम आज इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे, पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, नंबर 3 है संतुलित रासायनिक समीकरण, चार पे है अभिक्रियाओं के प्रकार, 5 पे है संक्षारण
और नंबर 6 पे है विकृत गंधिता। ये कुल 6 टॉपिक हैं जो हम लोग इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किस तरीके से हम कर सकते हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है। ठीक है, तो हमारा पहला ही टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान सी परिभाषा है, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं यानी एक दूसरे को मिलाया जाता है तो उनके अंदर जो क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। घर पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम चाय बनाते हैं तो कई तरीके के पदार्थ डालते हैं, उनके अंदर अभिक्रिया होती है तो चाय बनती है। हम लोग खाना बनाते हैं तो कई तरीके के पदार्थ मिलाते हैं, कई तरीके की सब्जियां मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं तो एक हमें चीज बनती है जिसे हम लोग भोजन करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, पानी जो बनता है और कई तरीके की चीजें बनती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए फिर हम इसके 2-3 उदाहरण की तरफ चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एक तरीके की गैस है और ऑक्सीजन एक तरीके की गैस है। दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो जल का निर्माण करती हैं यानी जिसे पानी बोलते हैं। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड एक तरीके का पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके का पदार्थ है, दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से हम लोग और ले लें नाइट्रोजन एक गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है और हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों मिलके क्या बनता है अमोनिया, ये भी एक तरीके का पदार्थ कहलाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ जो हमने 3 देखे हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से जल बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने से आपकी अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, अब हम लोग 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो 2 शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। 2 चीजें हैं, अभिकारक रिएक्टेंट, उत्पाद प्रोडक्ट। देखिए पहले बच्चों अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक का मतलब सीधा साधा सा एक शब्द में एक लाइन में अगर आप लोग जाने तो वो पदार्थ जो अभिक्रिया करने में भाग लेते हैं, यानी जो पदार्थ आपस में मिलते हैं, जिन पदार्थों के मिलने से अभिक्रिया होती है उन्हें हम लोग अभिकारक बोलते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जब वो मिलेंगे तब अभिक्रिया होगी, तो उनके मिलने से अभिक्रिया हो यानी जिनको मिलाया जाता हो अभिकारक कहलाते हैं। और जब अभिकारक मिलते हैं तो आपको पता है कि कोई चीज मिलती है तो कोई एक नई चीज बनती है, जो नई चीज बनती है उसे हम लोग उत्पाद बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जान सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये आपके अभिकारक हैं। क्यों अभिकारक हैं? क्योंकि इन्हीं के मिलने से आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर इन्हें नहीं मिलाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, और इन्हीं दोनों के मिलने से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, ये हमारा हो गया उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो फिर से एक बार आपको मैं परिभाषा बता दूं एक लाइन में, वो पदार्थ जिनके मिलने से रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उन्हें हम लोग उत्पाद बोलते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषाएं थी
और ये जो आपको एरो का निशान लगा दिख रहा है, ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, यानी अभिकारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं। एरो के यानी तीर के पहले जो होता है वो अभिकारक होता है, और तीर जिसकी तरफ निशाना बताता है या तीर जिसकी तरफ हमें बताता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की पहचान कैसे करें। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है, इन 4 पॉइंट के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। सबसे पहला और सबसे आसान पॉइंट है हमारा जो आज का टॉपिक, अवस्था परिवर्तन। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होता है। यानी उनकी जो अवस्था है, या ठोस है, लिक्विड है यानी द्रव है या गैस है, उनमें बदलाव होता है। एग्जांपल के लिए हम लोग माने कि H जो है यानी हाइड्रोजन H2 ये आपकी गैस है, ऐसे ही आपकी O2 यानी ऑक्सीजन ये भी गैस है, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो बनता है H2O, ये आपका क्या है, लिक्विड है, यानी ये द्रव अवस्था में होता है। इस तरीके से आप लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं जिनके मिलने से जो है अवस्था का परिवर्तन होता है। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था परिवर्तन होगा। इसी के आधार पर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए उन अभिकारकों में या उत्पादों में अवस्था का परिवर्तन हो जाता है, अवस्था चेंज हो जाती है, अवस्था बदल जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। यानी अगर ठोस है तो द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव है तो गैस हो सकता है, गैस है तो द्रव हो सकता है। यह हमारा क्या है, अवस्था परिवर्तन। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा दूसरा है रंग परिवर्तन। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग का परिवर्तन भी होता है, यानी कलर भी चेंज होता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अभिकारकों का कलर कुछ और है और अभिक्रिया करने के बाद हमारा जो उत्पाद बनता है उसका कलर कुछ और होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि रंग परिवर्तन का उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण में आप लोग के बच्चों में बताऊं, बहुत ही आसान सा उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण हमारा क्या है, 2Ag + H2S। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो हमारा बनता है Ag2S + H2। इसमें बेटा आप लोग देखें, इसका जो कलर होता है वो होता है सिल्वर ब्लैक। और इसके बाद जो हमारा उत्पाद बनता है उसका कलर होता है बिल्कुल ब्लैक। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कलर का परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। यानी पहले सिल्वर ब्लैक है, बाद में जब अभिक्रिया हो गई तो वो बन गया प्योर आपका ब्लैक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कलर का भी चेंज होता है, यानी रंग परिवर्तन भी होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ताप परिवर्तन। क्या है,
ताप का परिवर्तन। यानी जिस, आप अंदाजा ऐसे लगाएं कि जिस पात्र में, जिस बर्तन में या जिस भी चीज में आप रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं उसमें आपका जब ताप चेंज होगा तो कभी कभी क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने के बाद में आपका जो बर्तन है उसका ताप बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग ताप परिवर्तन, यानी टेम्परेचर जो है उसमें भी आपका बदलाव होता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया की एक पहचान है। अगला हम लोग चलते हैं गैस का निकलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी पहचान है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाई तो एकदम से गैस निकलती है, धुआं उड़ता है ऊपर के लिए। फिल्मों में भी हम देखते हैं कि कभी कभी लैब में कोई दो पदार्थों को आपस में, दो लिक्विड को मिलाते हैं तो एक धुएं के रूप टाइप से हमारी गैस निकलती है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हैं Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। इसमें देखें बच्चों कि जिंक की अभिक्रिया अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, प्लस में एक हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया की एक पहचान है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी निकल सकती है, गैस भी निकलती है। ये चार हमारी जो अभिक्रियाएं थी, अभिक्रिया की जो पहचान थी वो हमने देखी। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में सबसे पहला पॉइंट है अवस्था का परिवर्तन, यानी उनकी जो अवस्था है पदार्थों की वो बदल सकती है। ठोस है तो द्रव हो सकती है, द्रव है तो गैस हो सकती है, गैस है तो द्रव हो सकती है, ठोस हो सकती है। इसके बाद रंग का परिवर्तन, यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रंग भी बदल सकता है। यानी अभिकारक का रंग अगर कुछ है तो उत्पाद का रंग कुछ और हो सकता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है ताप परिवर्तन, यानी जिस पात्र में आप अभिक्रिया करवा रहे हैं, जिस भी बर्तन में आप अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो कम या ज्यादा हो सकता है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया की एक पहचान है। और जो हमारा लास्ट इसकी जो पहचान है वो है हमारी गैस का निकलना, यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई गैस निकलती है। जैसे आप किसी भी अम्ल की, किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी निकल सकती है। चार हमारी अभिक्रियाओं की पहचान थी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो बहुत ही आसान सी बात बताऊं कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों में लिखना, उनके फॉर्मूलों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, हम सभी जानते हैं। तो ये सब लिखना कितना लंबा पड़ जाएगा। इसके बदले हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों के मिलने से बनता है जल, यानी H2 प्लस O2 gives 2H2। ये हमारे रासायनिक समीकरण है। फिर से एक बार बता दूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती हो तो उसके लिए आप अगर उसको उनके सूत्रों में लिखते हैं, उनके चिन्हों में लिखते हैं, तो उसको हम रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जिससे एक बड़ी रासायनिक अभिक्रिया की जो थ्योरी होती है वो एक छोटी सी लाइन में कंप्लीट हो जाती है। यही फायदा है रासायनिक समीकरण लिखने का।
अब रासायनिक समीकरण लिखने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है? तो सबसे पहली बात है कि हमें उनके सूत्र पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का क्या सिंबल है, ऑक्सीजन का क्या सिंबल है, जिंक का क्या सिंबल है, कॉपर का क्या सिंबल है, कैल्शियम का क्या सिंबल है, हाइड्रोजन का क्या सिंबल है। अगर आपको इनके सिंबल याद है और इनकी आपको अभिक्रिया याद है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, दोनों को मिलने से बनता है H2O, तो आपको रासायनिक समीकरण लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण? तो बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जितने परमाणु अभिकारक में हैं, यानी अभिकारकों में जितने परमाणु उपस्थित हैं उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में भी होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इनके मिलने से हमारा बनता है 2H2O, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हैं तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ही लेना पड़ेंगे, तभी हमारा जो ये रासायनिक समीकरण है ये संतुलित होगा, यानी बैलेंस होगा। क्योंकि हमारा बहुत रासायनिक विज्ञान का एक नियम है, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें यह पता चलता है कि ना तो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी ना तो हम किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं, और ना ही हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। बस हम द्रव्यमान को जितना हमारे पास है उतना ही रख सकते हैं, यानी जितना द्रव्यमान हमारा अभिकारक में है उतना ही द्रव्यमान हमारा उत्पाद में भी होगा। अगर आपका अलग होता है तो आपकी ये रासायनिक जो समीकरण है ये संतुलित नहीं होगी, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है वो हम लोग आपको अगले एक वीडियो में पढ़ाएंगे, जो इसी के ऊपर आधारित होगी, जिसमें आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाया जाएगा। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किस तरीके से करते हैं, संचारण क्या है, विक्रय गंधिता क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, जिससे उसके ऊपर एक हम छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें।